स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदल गया है। ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मिले प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट को जमा करने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस नए नियम को लागू करने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में संशोधन किया जाएगा। नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में प्रशिक्षण लेना होगा और उसका प्रमाण पत्र परिवहन विभाग को देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग की बेहतर जानकारी मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार इस बदलाव का असल मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जिम्मेदार ड्राइवर तैयार करना है। 16 साल का दूल्हा 26 साल की दुल्हन, नाबालिग का अपहरण करके रचाई शादी। बिहार में महिला समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जहां मामला बिहार के किशनगंज जिला का है, जब बिहार में बाल विवाह और अपहरण से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में 16 वर्षीय नाबालिग लड़के का कथित रूप से अपहरण करके उसकी शादी 26 साल की एक युवती से करा दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर महिला समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि नाबालिगों को बहला फुसला करके घर से ले जाया गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा शुरू हो गई है, जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग की उम्र, अपहरण के आरोप और फिर शादी से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संबंधित लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध कानून और अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही संबंधित लोगों से पूछताछ की कार्रवाई करेगी। प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताया सबसे बड़ा अपराधी, कहा अपराधी मुख्यमंत्री बने हैं। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराध और भरत तिवारी इनकाउंटर के बीच राज्य सरकार पर यानी कि बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध किसी भी एक जाति या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं बढ़ा है, बल्कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि जब सत्ता के शीर्ष पर ही अपराधी मानसिकता वाले लोग पहुंच जाते हैं तो अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं रह जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार और कुछ राजनीतिक दल अपराध के मुद्दे को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली सवाल बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का है। उनका दावा है कि आम लोगों में सुरक्षा को लेकर के डर का माहौल है और सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है। जब भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के पहले से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जब विपक्ष, सामाजिक संगठनों और फिर कई राजनीतिक हस्तियों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, ऐसे माहौल में प्रशांत किशोर का ये बयान राजनीतिक बहस को और तेज करने वाला माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी। दलित मुस्लिम इनकाउंटर पर अलग रवैया क्यों? भरत तिवारी मामले में जीतन राम मांझी का हमला। दरअसल बात यह है कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए विपक्ष और फिर आलोचकों पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि जब दलित या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों के इनकाउंटर के मामले सामने आते हैं तब कुछ राजनीतिक दल और फिर संगठन अलग रवैये अपनाते हैं, लेकिन भरत तिवारी मामले में अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। जहाँ जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे भरत तिवारी इनकाउंटर को शुरुआती तौर पर जस्टिफाइड मानते हैं और पुलिस पर हमलों तथा कानून व्यवस्था की चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि जब पुलिसकर्मियों की जान जाती है तब इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर तुरंत सवाल उठने लग जाते हैं। हालांकि भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मानव अधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है और फिर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
24, 25 और 26 जून को आंधी बारिश के आसार। दरअसल बात है कि बिहार में अगले कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 जून के बीच बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और फिर बारिश की संभावना है। उत्तर बिहार, सीमांचल और फिर पूर्वी बिहार के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और फिर आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की आसार है, जब कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को भीषण गर्मी और फिर उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश के साथ वज्रपात, जल जमाव और फिर तेज हवाओं का खतरा भी बना रहेगा। प्रशासन ने किसानों, यात्रियों और फिर आम लोगों से मौसम संबंधित ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। विशेष रूप से खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इन दिनों की बारिश से बिहार में मानसून की गतिविधियां और मजबूत हो सकती है। तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे, रोड पर भीख मांगने को मजबूर कर देंगे, रोशन आनंद ने बताया। किस पुलिस अधिकारी ने दी थी यह धमकी? दरअसल बात है कि पटना के ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद ने जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पॉडकास्ट और मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्हें धमकाया गया था और उनके साथ एक तरफा कार्रवाई की गई। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि कदमकुआं थाना के थानाध्यक्ष ने गिरफ्तारी के समय उनसे कहा था कि हम तुमको बर्बाद करके रख देंगे, तुमको रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। रोशन आनंद का दावा है कि इस बयान के बाद उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई है और उन्हें बिना पर्याप्त अवसर दिए जेल भेज दिया गया है। रोशन आनंद ने अपनी गिरफ्तारी, मेडिकल जांच और फिर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पटना एसएसपी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर खानसर कोचिंग विवाद मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंगा, तोड़फोड़, धमकी और फिर आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और फिर दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। तनाव में रहने वाले लोग क्यों जल्दी पड़ते हैं बीमार? जाने लगातार स्ट्रेस का इम्यूनिटी पर असर। दरअसल बात है कि लगातार तनाव यानी कि स्ट्रेस केवल मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो फिर शरीर में कार्टिसोल और फिर अन्य स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जैसे इम्यून सिस्टम की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और शरीर संक्रमण, सर्दी, जुकाम तथा अन्य बीमारियों से लड़ने में कमजोर पड़ने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति में व्यक्ति को बार बार बीमार पड़ना, थकान, सिरदर्द, नींद की कमी, पाचन संबंधित समस्याएं और फिर उच्च रक्तचाप जैसी परेशानियां हो सकती है। तनाव लंबे समय तक बना रहे तो फिर ये हृदय रोग, चिंता, अवसाद और फिर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि तनावग्रस्त लोग सामान्य लोगों की तुलना में अधिक जल्दी बीमार पड़ते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तनाव को नियंत्रित करने के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, मेडिटेशन और फिर गहरी सांस लेने जैसी आदतें अपनानी चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया और फिर नकारात्मक खबरों के अत्यधिक संपर्क से बचना भी जरूरी है। सही जीवन शैली अपना करके न केवल तनाव कम किया जा सकता है बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाया जा सकता है। बिहार में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला दारोगा, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा और जुर्माना। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली जिले में तैनात रही पूर्व महिला दारोगा पूनम कुमारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार निगरानी की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये मामला साल 2024 का है, जब हाजीपुर टाउन थाना में पदस्थापित पूनम कुमारी पर एक बस सर्विस के प्रबंधन के काम करने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। शिकायत मिलने के बाद एसवीयू और निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और उन्हें उनके आवास पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान घूस की राशि भी बरामद कर ली गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने गवाहों के बयान और फिर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूनम कुमारी को दोषी पाया है।
सदर अस्पताल में बिना इलाज 6.5 घंटे तड़पता रहा मरीज, आखिर में तोड़ा दम, स्ट्रेचर तक नहीं मिला। दरअसल बात है कि बिहार के एक सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक मरीज करीब 6.5 घंटे तक इलाज के इंतजार में अस्पताल परिसर में तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। परिजनों का आरोप है कि मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उसकी हालात लगातार बिगड़ती चली गई। यह मरीज के परिवार वालों का आरोप है कि वे इलाज के लिए अस्पताल के अलग अलग विभागों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समय पर कोई भी डॉक्टर या फिर स्वास्थ्यकर्मी मदद के लिए नहीं पहुंचा। काफी देर तक इंतजार किया और फिर परेशानी झेलने के बाद मरीज की लास्ट में जान चली गई। यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रेचर के बिना लोगों की जान चली जाती है। भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद क्या अपने ही घर में घिर गई है सम्राट चौधरी की सरकार? दरअसल बात है कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला अब केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा विशेष विषय बन चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पर एनडीए के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा मान रहे हैं। मामले ने तब और तुल पकड़ लिया है जब एनडीए के कुछ नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जेडीयू नेता संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी समेत कई नेताओं के बयानों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरी ओर सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और रिटायर जज से जांच कराने की घोषणा की है, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल हो सके। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मानवाधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। भरत तिवारी को इंसाफ दो, रूपाली गांगुली ने खोला मोर्चा, कहा इनकाउंटर की जांच हो, मां ने अपना बेटा खोया। दरअसल बात है कि बॉलीवुड अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी हां, मामला अब बिहार से बॉलीवुड तक जा पहुंचा है। बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इस बीच रूपाली गांगुली का यह बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा कि एक मां ने अपना बेटा खोया है और ऐसे मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। रूपाली गांगुली ने इस घटना की स्वतंत्र और फिर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। रूपाली गांगुली ने अपने बयान में कहा है कि लोगों का सिस्टम पर भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी स्तर पर गलती हुई है तो फिर संबंधित अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां अभिनेत्री ने चिंता जताई है कि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। आपको बता दूं कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार में राजनीतिक और फिर सामाजिक बहस लगातार जारी है। राज्य सरकार पहले ही इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और पूरे बिहार सरकार घिर चुका है चारों तरफ से। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास से चोरी का मामला, पीए पर लगा आरोप। दरअसल बात है कि राजद नेता तेज प्रताप यादव के आवास से चोरी का मामला सामने आया है। अब चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस को तेज प्रताप यादव ने वो एक कमरा दिखाया जहां से नकदी, गहने और इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब होने का दावा किया गया है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे घर पर मौजूद थे और खाना खा रहे थे, तभी चोरी की घटना की जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए जाँच की अपील की है। तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर लगभग 20 लाख रुपए नगद, गहने, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फिर अन्य कीमती सामान लेकर के फरार होने का आरोप लगाया है। इस संबंध से सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी को बैग लेकर के आवास की बाउंड्री फांद करके भागते हुए देखने का दावा किया है। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवास पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने घटना को गंभीर बताते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस चोरी के मामले ने पुलिस की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। बारिश नहीं के बराबर फिर भी बड़ी खरीफ बुआई, धान, दलहन और मोटे अनाज ने संभाली रफ्तार। दरअसल बात है कि देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी रहने और फिर सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बावजूद भी खरीफ फसलों की बुआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासकर के बिहार में कृषि क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों के अनुसार किसानों ने धान, दलहन और मोटे अनाज की बुआई पर विशेष जोर दिया है, जिससे कुल खरीफ रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर बीज और फिर उर्वरकों की उपलब्धता, बेहतर कृषि तैयारी और फिर मौसम को लेकर के किसानों की सतर्क
रणनीति के तहत बुआई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई राज्यों में बारिश की कमी चिंता का विषय बनी हुई है, फिर भी किसानों ने उपलब्ध नमी और फिर सिंचाई संसाधनों का उपयोग करके खेती की रफ्तार बनाए रखी है। यह कृषि जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ती है तो फिर खरीफ सीजन और फिर बेहतर हो सकता है। फिलहाल धान, दलहन और फिर मोटे अनाज की बुआई ने कृषि क्षेत्र को राहत दी है, लेकिन किसानों की नज़र अब अच्छी बारिश पर टिकी हुई है ताकि फसलों की बरवार और फिर उत्पादन पर कोई भी नकारात्मक असर न पड़े। बिहार में बुजुर्गों के लिए चलेगा विशेष अभियान, इस दिन तक होगा लाइफ सर्टिफिकेशन, बायोमेट्रिक मशीनों ने बढ़ाई परेशानी। दरअसल बात है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए 30 जून तक विशेष लाइफ सर्टिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। यह सरकार का लक्ष्य वृद्धावस्था, विधवा और फिर दिव्यांग पेंशन पाने वाले सभी लाभुकों का समय पर सत्यापन कराना है। राज्य में यानी कि बिहार में करीब 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों का लाइफ सर्टिफिकेशन होना है, जिनमें से लगभग 94 लाख लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है। हालांकि इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्गों को बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वृद्ध लोगों के फिंगरप्रिंट उम्र, खेती और फिर मजदूरी के कारण अस्पष्ट नहीं रह गए हैं, जिससे मशीनों उनकी पहचान नहीं कर पा रही है। वहीं पर कई लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण आइरिस स्कैन में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते कई लोग लाभुकों को बार बार शिविरों और फिर केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले अब अपना लाइफ सर्टिफिकेशन जरूर पूरा कर ले ताकि पेंशन भुगतान में कोई भी बाधा न आए। पटना के खानसर की कोचिंग समेत 106 कोचिंग संस्थानों पर बिहार अग्निशमन विभाग का शिकंजा, थमाया नोटिस। यह दरअसल बात है कि लखनऊ में हाल ही में हुए कोचिंग संस्थान अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने पटना में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत खान ग्लोबल स्टडीज समेत 106 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है। अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां पाए जाने पर कुल नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। जाँच के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, फायर डिटेक्टर और फिर अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार खान ग्लोबल स्टडी में भी अग्नि सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण खामियां आई है। अग्निशमन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पीएमसीएच में अव्यवस्था देख करके भड़के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, प्रिंसिपल पर कार्रवाई के दिए संकेत। दरअसल बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें कई प्रशासनिक खामियां और फिर अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। निरीक्षण के दौरान पीएमसीएच के प्रिंसिपल ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिससे मंत्री नाराज हो गए और फिर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों, कर्मचारियों और फिर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पतालों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने और फिर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। निशांत कुमार हाल के दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने सदर अस्पतालों में इलाज व्यवस्था सुधारने और फिर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। पीएमसीएच निरीक्षण के बाद अब प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हरकंप मच गया है। सीएम सम्राट चौधरी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी, बेगूसराय साइबर थाने में एफआईआर दर्ज। इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस खंगाल रही है पुलिस। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में बेगूसराय साइबर थाना में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला यहाँ तक पहुंचा है, जहां पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साइबर टीम संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट का आईपी एड्रेस, लॉगिन डिटेल और फिर अन्य तकनीकी जानकारी जुटाने में लगी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पोस्ट किसने किया है, या उसका स्रोत क्या है और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति या फिर समूह की भी भूमिका है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से डिटेल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बिहार में फ्री में लगेंगे सोलर पैनल, 2.5 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ।
जाने कैसे लेंगे लाभ। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने गरीब और फिर बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य में यानी कि बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं और फिर बीपीएल परिवारों के घरों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। योजना के पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक पात्र परिवार के घर पर 1.1 केवीए क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे हर महीने लगभग 120 से 125 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और फिर बिहार सरकार के विशेष अनुदान से वहन किया जाएगा। लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। सरकार का दावा है कि इससे गरीब परिवारों का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा और उन्हें 10 वर्षों तक मुफ्त रखरखाव की सुविधा भी मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बीपीएल परिवार होना जरूरी है, कुटीर ज्योति कनेक्शन होना तथा अपने घर की पक्की और फिर छाया रहित छत होना जरूरी है। भीषण गर्मी का कहर, सिवान की सड़कों पर चलती बाइक में लगी आग, मिनटों में जलकर हुई खाक। बिहार के सिवान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको जानकर के हैरान रह जाएंगे और आप बाइक चलाते समय आप भी डर महसूस करेंगे। दरअसल बिहार के सिवान जिले में भीषण गर्मी के बीच एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। घटना सिवान शहर के अस्पताल मोड़ के पास हुई है, जहां पर सड़क पर दौड़ रही बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाइक रोक दी और दूर हट गया, जिसके कुछ देर बाद ही बाइक आग का गोला बन गया और जल करके पूरी तरह से खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बाइक जल करके राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की, जबकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फिर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो सका। लास्ट में बाइक जल करके पूरी तरह से खाक ही हो गया। हालांकि गनीमत ये रही है कि इसमें किसी भी जान माल की नुकसान नहीं है। जान की नुकसान नहीं, माल की तो हुआ ही है। अभी हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर नहीं चलता है भारतीय रुपया, लोग मानते हैं दूसरे देश का कानून। दरअसल बात है कि भारत के पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के भीतर स्थित दहा ग्राम अंगारपोटा एक बेहद अनोखा इलाका है। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भारत से चारों ओर घिरा हुआ है, लेकिन कानूनी रूप से ये बांग्लादेश का हिस्सा है। यहाँ रहने वाले लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारतीय कानून की बजाय बांग्लादेश के कानूनों का पालन करते हैं। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भारतीय रुपये का सामान्य उपयोग नहीं होता है, यानी कि भारतीय रुपये नहीं चलता है। स्थानीय बाजारों में बांग्लादेशी टका चलता है, या घरों पर बांग्लादेश का झंडा फहराया जाता है और लोग बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। करीब 20,000 से अधिक आबादी वाला ये क्षेत्र वर्षों तक मुख्य बांग्लादेश से कटा रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया, जो दहा ग्राम अंगारपोटा को बांग्लादेश के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। साल 2011 से ये कॉरिडोर 24 घंटे खुला रहता है, जिससे यहाँ के लोगों की आवाजाही आसानी से हो गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से आम भारतीय नागरिकों और फिर पर्यटकों के प्रवेश पर विशेष नियम लागू हैं और बिना अनुमति यहाँ पर जाना संभव नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मंत्रियों के भ्रष्ट होने को लेकर के उठाए सवाल। कहा, मंत्री ईमानदार होगा तभी नीचे कार्रवाई होगी। दरअसल बात है कि बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग में भ्रष्टाचार रोकना है तो सबसे पहले मंत्री और शीर्ष स्तर पर अधिकारियों को ईमानदार होना होगा। जहाँ उनका कहना है कि ऊपर बैठे लोग पारदर्शी और फिर जवाबदेह होंगे, या तभी नीचे के कर्मचारियों और फिर अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में सीईओ, राजस्व कर्मियों और फिर अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने दाखिल खारिज, भूमि विवाद और फिर अन्य राजस्व मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कदम उठाए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता के काम में देरी और फिर अनावश्यक बाधाएं ही भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। इसलिए विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने, लंबित मामलों का निपटारा करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जिसके पास जमीन नहीं है उनके लिए बड़ी खबर, बिहार सरकार देने जा रही है जमीन, आप भी उठाएं फायदा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी पहल करते हुए बिहार के सभी पात्र भूमिहीनों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के निर्देश पर जिलों में ऐसे परिवारों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। योजना के तहत पात्र परिवारों को जमीन उपलब्ध कराकर के उनका बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार विशेष अभियान चलाकर के भूमिहीन परिवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन परिवारों के पास आवास के लिए जमीन नहीं है उन्हें सरकारी भूमि अथवा उपलब्ध या फिर अन्य भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि चयनित लाभार्थियों को 15 अगस्त के अवसर पर बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं ताकि वे भविष्य में आवास योजना का लाभ भी आसानी से उठा सके। आरजेडी नेता का बड़ा बयान, कहा सम्राट सरकार में भ्रष्टाचार और फर्जी इनकाउंटर का बड़ा खेल, बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार। दरअसल बात है कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और कथित फर्जी इनकाउंटर के मामले में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे अधिकारियों और फिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ऋषु श्री घोटाले का जिक्र करते हुए दावा किया है कि मामले में कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि नमामि गंगे और फिर नगर विकास विभाग की परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और सरकार को इन आरोपों का पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, ये कहना है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का। दोस्तों, आज़ादी की आज इतने साल बाद भी हमारे किशनगंज जिला में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक रोड नहीं बनी है, रोड और पुल नहीं बनी है, जबकि ये बुनियादी ज़रूरत है। भले ही बिहार सरकार लाख दावा कर दे कि हमने बिहार में सड़क पुल पुलिया पूरी तरह से बिछा दिया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर नदी नाले में पुल पुलिया का काम किया है, लेकिन किशनगंज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किशनगंज के आज भी सैकड़ों गांव में सड़क नहीं बनी है, दर्जनों नदियों में पुल नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज भी पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं। इन बुनियादी सुविधा के लिए आज भी किशनगंज के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज भी किशनगंज में पुल को लेकर के ग्रामीणों ने जम करके बवाल काटा है। बेलवा और रामगंज मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है। मामला किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड का है, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश उस समय सड़क पर उतर आया जब सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने बेलवा रामगंज मुख्य मार्गों को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क का निर्माण आदिवासी टोला के लोगों की सुविधा के लिए होना था उसे दूसरे मार्ग की ओर मोड़ दिया गया है। इससे नाराज लोगों ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। बाद में प्रशासन और फिर विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और सड़क जाम समाप्त करा गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में मंगलवार को सड़क निर्माण को लेकर के आदिवासी ग्रामीणों का गुस्सा खुल करके सामने आया। सैकड़ों ग्रामीणों ने बेलवा रामगंज मुख्य सड़क को जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विशेष योजना के तहत बल्दिया हाट चौक से भासीबाड़ी आदिवासी टोला होते हुए खजूरबाड़ी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान सड़क की दिशा बदल दी गई और अब इसे बल्दिया हाट से मिर्चानी बस्ती होते हुए शीतलपुर की ओर बनाया जा रहा है। दोस्तों, बारिश हो रही है नेपाल में और बाढ़ आ गया है किशनगंज में। नेपाल की बारिश का पानी किशनगंज में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी उतनी तबाही नहीं मचा रही है, लेकिन खतरा बढ़ गया है। अच्छा, आने वाले समय में अब यहाँ के लोग डर रहे हैं कि अभी से यह हाल है तो अभी तो पूरा बरसात बाकी है, आने वाले समय में क्या होगा। नेपाल किशनगंज को हर साल बर्बाद कर रही है। नेपाल की बारिश की पानी किशनगंज में तबाही मचा रही है और इस बार भी यहाँ के लोगों को डर है। यह किशनगंज में मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने सीमांचल की चिंता बढ़ा दी है। यह किशनगंज में उस कदर बारिश नहीं हो रही है जिससे बाढ़ आ सके, लेकिन नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने सीमांचल की चिंता बढ़ा दी है। किशनगंज जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और फिर कई निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। महानंदा नदी उफान पर है, जबकि ठाकुरगंज इलाके में मेची नदी का कटाव लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का संपर्क टूटने का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले
पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल नेपाल के तराई क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में साफ दिखाई देने लगा है। किशनगंज जिले से होकर के गुजरने वाली महानंदा, मेची और फिर अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नदी का बढ़ता पानी अब निचले इलाकों तक पहुंचने लगा है, जिससे बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। जल संसाधन विभाग की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार तैयबपुर क्षेत्र में बहने वाली महानंदा नदी का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। नदी के उफान का असर आसपास के गांव और फिर खेतों में दिखने लगा है, जहां कई जगहों पर कृषि भूमि में पानी भर गया है, जबकि निचले क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नेपाल में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इधर ठाकुरगंज प्रखंड के खारुदह पंचायत क्षेत्र में मेची नदी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, किशनगंज के नए डीएम और एसपी ने रक्तदान किया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में आज मानवता और सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला है। किशनगंज जिले के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने खुद रक्तदान करके लोगों को समाज सेवा का संदेश दिया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और फिर पुलिस परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों और फिर आम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस दौरान कुल 38 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। अधिकारियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए युवाओं से आगे आकर के जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने की अपील की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बात है कि किशनगंज के खगरा स्थित खेल भवन परिसर में मंगलवार शाम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में पुलिस परिवार के सदस्यों, जवानों और फिर स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर के दौरान कुल 38 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर इच्छित भारत और फिर सचिव मिक्की शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जिलाधिकारी नवीन कुमार का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर के स्वागत किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे रक्तदान को लेकर के फैली भ्रांतियों से बाहर निकलें और नियमित रूप से रक्तदान करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करती है, बल्कि सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी हमेशा आगे रहती है। उन्होंने बताया है कि पुलिस जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान करके समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे शरीर पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, किशनगंज जिले में नाबालिग लड़कियों की लापता होने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही है। ताज़ा मामला किशनगंज शहर के धर्मगंज इलाके से सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की घर से किसी जरूरी काम का बहाना बना करके निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस की मदद ली। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी करके लड़की की तलाश कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है और परिवार वाले बेटी की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात है कि किशनगंज शहर के धर्मगंज इलाके से एक नाबालिग लड़की की अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। परिवार वालों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की 20 जून को अपने घर से निकली थी। घर से निकलते समय उसने परिजनों को बताया था कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है और फिर जल्द वापस लौट आएगी। परिवार वालों ने भी उसकी बात पर भरोसा किया, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो फिर परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। शुरुआत में परिवार वालों ने सोचा कि किसी कारणवश उसे देर हो गई होगी, लेकिन रात तक कोई भी संपर्क नहीं होने पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की और रिश्तेदारों तथा परिचितों से भी संपर्क किया। कई जगहों पर जानकारी जुटाई गई, लेकिन लड़की के बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं निकल सकी। लगातार तलाश के बावजूद भी जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो फिर परिवार ने पुलिस की शरण ली। जब परिजन सदर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब लड़की की गतिविधियों और फिर उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है, जहां साथ ही मोबाइल नंबर और फिर अन्य तकनीकी माध्यम से भी उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, किशनगंज के 2000 से ज्यादा किसानों का नाम
पीएम किसान योजना से हटा दिया गया है। जब पीएम किसान योजना का लाभ अगर आपको भी मिल रहा है, आपके अकाउंट में 2000 रुपये मोदी सरकार की तरफ से आ रहे हैं, तो आप चेक करें कि कहीं आपका भी तो नाम नहीं काटा गया है, क्योंकि किशनगंज के 2000 किसानों का नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट से हटा दिया गया है पूरी तरह से। यह किशनगंज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन और अभियान के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई लोग नियमों का उल्लंघन करके योजना का लाभ ले रहे थे। कहीं पर एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे, तो कहीं पर सरकारी नौकरी और पेंशन पाने वाले लोग भी किसानों के नाम पर किस्त ले रहे थे। केंद्र सरकार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 2000 से अधिक अपात्र लाभुकों की पहचान करके उसके नाम योजना से हटा दिया है। इस कार्रवाई के बाद किशनगंज जिले में हरकत मचा हुआ है और अब अन्य लाभार्थियों के दस्तावेजों की भी जांच जारी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में किशनगंज जिले से बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थी सामने आए हैं। कृषि विभाग की जांच में पाया गया है कि कई लोग नियमों के विपरीत योजना का लाभ उठा रहे थे। जिला कृषि विभाग के अनुसार किशनगंज जिले में पीएम किसान योजना के लगभग 1,07,000 लाभार्थी पंजीकृत थे। सरकार के निर्देश पर सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाते, भूमि अभिलेख, ई-केवाईसी और फिर अन्य दस्तावेजों का मिलान किया गया। जांच के दौरान करीब 2000 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे, लेकिन लंबे समय से सरकारी सहायता राशि प्राप्त कर रहे थे। सत्यापन अभियान में कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। दिगल बैंक प्रखंड में एक ही परिवार के पति और फिर पत्नी दोनों के नाम से पीएम किसान योजना की राशि ली जा रही थी, जबकि योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार से केवल एक ही पात्र सदस्य को लाभ दिया जा सकता है। वहीं ठाकुरगंज और बहादुरगंज क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान हुई जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या फिर आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में कुछ पेंशनधारियों के नाम भी सामने आए हैं जो नियमों के विरुद्ध पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, किशनगंज में बाढ़ और कटाव को लेकर के अगर कहीं पर कोई समस्या है तो एक टोल फ्री नंबर है जिसमें शिकायत करके आप इसका तुरंत समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किशनगंज जिले में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। यहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ की पानी से लोग बर्बाद होते हैं। वहीं पर नदी कटाव की वजह से भी लोग बर्बाद होते हैं। लोगों की जमीन जायदाद सब नदी में बह जाता है। ऐसे में अगर आपके इलाके में भी इस तरीके की समस्या है तो आपके लिए एक टोल फ्री नंबर है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इसमें शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे तो तुरंत आपके समाधान के लिए किशनगंज जिला प्रशासन आगे बढ़ चढ़ करके रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जहां आपको बता दूं कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और फिर जिले की नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किशनगंज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित बाढ़ और फिर नदी कटाव की चुनौती से निपटने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, पशुपालन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और फिर प्रशासनिक विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। साथ ही आम लोगों की सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, नदी कटाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मानसून के सक्रिय होने और फिर नेपाल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे प्रशासन ने एहतियातन तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी आदित्य कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के बाढ़ प्रभावित और कटावग्रस्त इलाकों की वर्तमान स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। आपदा संबंधी सूचना मिलने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।